So we'll start with kinematics. Basically, motion in a straight line is said to be kinematics. Basically, so this is a branch of physics where we study motion of a body in a straight line. It may be moving with uniform speed. It may be moving with uniform acceleration or non-uniform acceleration. So, but every motion has to be in a straight line. So that's what is kinematics. So kinematics mostly you have already studied in class 9th in CBSE, so as well as ICSE. So वहाँ पे हम लोगों ने बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे. देयर वर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square and V square is equal to U square plus 2AS. तो वहाँ पे हम लोगों ने सारे जो न्यूमेरिकल्स थे वो इन्हीं पे किया था. V is equal to U plus AT पे, S is equal to UT plus half AT square पे और V square is equal to U square plus 2AS. तो ये बेसिक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स 9th क्लास में सॉल्व किया था. तो अब डिफरेंस ये है, और वहां पे जो हमने इनके डेरिवेशंस किए थे वो 2 तरीके का डेरिवेशन किया था. एक एल्जेब्रिक डेरिवेशन किया था, एल्जेब्रिक मेथड, और दूसरा हमने ग्राफिकल मेथड से इनका डेरिवेशन किया था. राइट. अब यहाँ पे 11th क्लास में एक और चीज आ जाएगा. बेसिकली ये सारी चीजें तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा हम लोग कैलकुलस मेथड से जो डेरिवेशन है वो पढ़ते हैं. ठीक है, ये एक चीज ऐड हो जाती है. तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक कैलकुलस का भी एंगल इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है. सो वो भी हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे. कैलकुलस का जो यूज है, जो काइनेमैटिक्स में ज्यादातर यूज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का होता है, तो हम लोग थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंशिएशन है जितना रिक्वायर्ड है हमारे क्लास 11th के सिलेबस के लिए, वो मतलब फिजिक्स के सिलेबस के लिए वो करेंगे, और इसके अलावा हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है. सो बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों चीज हम लोग थोड़ा सा इसमें इस चैप्टर में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक देन. So uniform motion is the change in position of an object with time. So कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है? जब वो अपना पोजीशन किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चेंज करता है, तब हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में. मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मतलब t इज इक्वल टू 0 पे कहीं पे ऑब्जेक्ट था और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे कहीं और ऑब्जेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बाद में बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको ओरिजिन जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं. तो वो फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मोशन हम लोग देखते हैं कि उस पॉइंट के अबाउट अगर किसी का ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है किसी फिक्स्ड पोजीशन के हिसाब से, तो उसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं. The branch of physics which deals with the study of motion of material objects is called mechanics. तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि मोशन को स्टडी करता है उसको मैकेनिक्स कहते हैं. अब मैकेनिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस. 3 ब्रांचेस है मैकेनिक्स का. एक है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमैटिक्स और तीसरा है डायनेमिक्स. तो स्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है ना, तो उसके स्टडी को हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं. मान लो एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है और कोई एक इधर फोर्स लग रहा है, तो बेसिकली इसके स्टडी को हम लोग है ना इक्विलिब्रियम में इसके स्टडी को हम लोग स्टैटिक्स बोलेंगे. तो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में, तो इस स्टडी ऑफ मैकेनिक्स को हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं. सो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, सो दैट ऑब्जेक्ट्स शुड बी एट रेस्ट. It also deals with the study of motion of objects under the effect of forces in equilibrium. Rest पे कब होगा एक ऑब्जेक्ट? या तो उस पे there is no force acting on that, or the net force acting on that is equal to 0. That amounts to 0. तो सारे एक दूसरे को कैंसिल करते हैं इफेक्ट, और फाइनली उस पे जो नेट फोर्स लग रहा हो वो अगर 0 है तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में. ठीक है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या तो वो रेस्ट में है क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, या फिर सारे फोर्स एड अप करके 0 हो रहे हैं. दोनों केस ऑफ दोनों ब्रांच को हम लोग स्टैटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं. फिर आ जाता है काइनेमैटिक्स. इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स
विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स क्या है? वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है विच स्टडीज द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो उसके मोशन को स्टडी करेंगे, मतलब उसके स्पीड को, उसके एक्सेलरेशन को, उसके डिस्टेंस ट्रेवल को, ये सब हम लोग कैलकुलेट करके जो निकालते हैं वो काइनेमैटिक्स के अंदर आता है। लेकिन यहाँ कॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स क्या लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना। So kinematics is that branch of mechanics which deals with the study of motion of material object without taking into account the factor which cause the motion. तो factors कौन cause करता है? Forces cause करता है motion के। तो वो उन causes को ना पढ़ के हम लोग बस, ठीक है, हम लोग बेसिकली बस काइनेमैटिक्स में जो उसका स्पीड है, उसका जो इफेक्ट है, बेसिकली उन फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें काइनेमैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अब तीसरा जो है मैकेनिक्स का ब्रांच वो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स व्हिच कॉजेस मोशन। तो कभी भी मोशन कौन सा फैक्टर कॉज करेगा? जो फोर्सेस लग रहा है वही कॉज करता है मोशन। तो फोर्सेस के बारे में जब हम लोग पढ़ने लगते हैं ना, जैसे लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, ये सारा डायनेमिक्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, स्टैटिक्स जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है या एड अप होके सारा फोर्स जीरो हो रहा है, तो वो स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। काइनेमैटिक्स जब वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसमें हम लोग उसके स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो वो काइनेमैटिक्स के अंदर आ जाता है। डायनेमिक्स बेसिकली हम लोग उसके कॉज के बारे में, जो वो मोशन कॉज कर रहा है, जो फोर्सेस, तो वो उन फोर्सेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो डायनेमिक्स के अंदर है। तो ये सारे मैकेनिक्स के ब्रांचेस हो। रेस्ट एंड मोशन। सो रेस्ट पे कब ऑब्जेक्ट कहलाएगा? वो जब वो अपना पोजीशन किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से अगर चेंज नहीं करता, उसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट पे बोलेंगे। So rest and motion are relative terms. It is relative because for one object, for one person, or for one observer, an object can be at rest. For the same object can be in motion for some other observer. For example, अगर एक ट्रेन में, राइट, एक ट्रेन पे एक अंदर आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, एक पैसेंजर बैठा हुआ है ट्रेन के अंदर, और दूसरा पैसेंजर इसके सामने वाले सीट पे बैठा हुआ है, तो इस, मान लो ये ए है और ये बी है, तो बी जो है ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा, क्योंकि दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन मूव कर रहा है, बट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनका पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि बी जो है ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे। बट यही अगर कोई साइड में रोड पे कोई आदमी खड़ा है और वो ट्रेन पास करता हुआ देख रहा है यहाँ पे, तो इसके रेस्पेक्ट में, ये जो सी है ऑब्जर्वर, इसके रेस्पेक्ट में ए और बी दोनों मोशन। तो ये रिलेटिव टर्म है। विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और विथ रेस्पेक्ट टू द सेम ऑब्जेक्ट। आप किसके रेस्पेक्ट में मोशन को डिफाइन कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन। फॉर एग्जाम्पल, a person sitting in a moving train is at rest with respect to his fellow passenger, but is in motion with respect to the object outside the train. So that's why we call rest and motion relative terms. They are not absolute. Absolute motion कुछ होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है? क्यों नहीं होता है absolute motion? आप बोलो कि भाई कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट जो ग्राउंड पे है उसके रेस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे वेलोसिटी, तो एब्सोल्यूट ही हो गया। एब्सोल्यूट नहीं हुआ, क्योंकि दो तरीके का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अदर इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि एक्सेलरेटेड होता है, ठीक है? अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसको, ग्राउंड को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बट एक्चुअली तो नहीं है ना। ग्राउंड तो रेस्ट में है नहीं, मतलब अर्थ इज नॉट एट रेस्ट, इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एज वेल एज रिवॉल्विंग अराउंड सन, राइट? तो मोशन तो उसमें भी हो ही रहा है, वो रेस्ट पे कहाँ है ना? और वो एक्सेलरेटेड भी है, क्योंकि सर्कुलर, मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। मान लो नियर सर्कुलर है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका तो डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज करेगा, तो मतलब वो एक्सेलरेटेड है।
तो अगर वो एक्सेलरेटेड है, अर्थ खुद एक्सेलरेटेड है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई भी मोशन को हम स्टडी करते हैं तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो हुआ नहीं, है ना। तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट पे या मोशन पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी या एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन तो हम निकाल नहीं सकते अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो इन जनरल रेस्ट एंड मोशन, दीज आर रिलेटिव टर्म्स एंड देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, in this universe. Everything, every motion which we are studying is relative to something else, right? Now rest का definition क्या है? An object is said to be at rest if it does not change its position with time with respect to its surrounding. Surrounding या फिर एक reference point मान लो, उस reference point के respect में अगर कोई object position change नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं वो object rest पे है। मतलब अगर एक point A है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट जो है ये बी पॉइंट पे है और ए के रेस्पेक्ट में इस बी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब जितना डिस्टेंस और जिस डायरेक्शन में ये था वो उसी डायरेक्शन में और उसी डिस्टेंस पे है, तब हम बोलेंगे कि बी क्या है, ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, या फिर आप लिख लो रेफरेंस पॉइंट। उसी तरह मोशन में कौन सा ऑब्जेक्ट है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, है ना, विथ टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या फिर किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि ये मोशन है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। So motion of a body can be of following three types. एक है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी दोनों के नाम से ही पता है, ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर का मतलब एक मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में हो। So rectilinear motion is that motion in which a particle or point mass object is moving along a straight line. So if a particle is moving in a straight line, then we say that that object is moving in a rectilinear motion. That is also known as translatory motion. Then we have translatory motion is that motion in which a body which is not a point mass body is moving with all its constituent particles with all such that all its constituent particles move simultaneously along parallel straight line and shift through equal distances in equal interval of time. तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है, तो रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली एक पॉइंट मास का होता है और ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका कुछ डायमेंशन है। तो इसका हर पॉइंट इस ऑब्जेक्ट को जो फॉर्म कर रहा है, जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सारे स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही मूव करेगा हर पॉइंट। अगर ये 10 मीटर जा रहा है तो ये वाला पॉइंट जो इस एंड पे होगा वो भी 10 मीटर ही ट्रेवल किया। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। जहां पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसी रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। और बाद में जाके हम लोग पढ़ेंगे कि भाई पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ भी पॉइंट मास तो होता नहीं है। तो यहां से अगर हम कार से, नोएडा से अगर हम आगरा जा रहे हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट 205 किलोमीटर और कार का जो लेंथ होगा, है ना, दैट इज मैक्सिमम आप मान के चलो कि 4 मीटर या 5 मीटर ऐसे अगर लेंथ है कार का मैक्सिमम, तो वो है ना 3-4-5 मीटर का और ये 205 किलोमीटर का, अगर आप कंपेयर करोगे तो 205 किलोमीटर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू this small length of the car. So at that point, मतलब ऐसे सिनेरियो में we consider that car as a point mass. Why? Because the distance traveled by the car is much larger than its own dimension, right? Now सर्कुलेटरी, दूसरे तरीके का मोशन है सर्कुलेटरी और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ये गोल गोल घूमेगा तो ऐसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर हो गया इस सर्कल का, ठीक है। सो अ सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और अ पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। रोटेटरी मोशन में वो पूरा ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है ये किसी एक्सिस के अबाउट, हर पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में मूव करता है। ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट,
कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा, ये भी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो हर पॉइंट का अपना एक सर्कुलर मोशन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, राइट। तो ऐसे मोशन को हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। सो रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास बॉडी is moving such that all its constituent particles move simultaneously along concentric circles। ये सारे concentric circles है। concentric circles क्या होते हैं? ऐसे circles जिनका की पॉइंट एक ही होता है, सेंटर एक ही होता है, बट रेडियस अलग अलग हो। तो रेडियस इस पे डिपेंड करेगा कि एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करता है, ठीक है। Now third kind of motion is oscillatory or vibratory motion. So oscillatory motion is that motion in which a body moves to and fro or back and forth repeatedly about a fixed point in a definite interval of time. So back and forth movement जो है इसको हम लोग oscillatory motion बोलते हैं। तो ये मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पे जाएगा, वापस घूम के दूसरे एक्सट्रीम पे आएगा, फिर से मीन पोजीशन पे आएगा। तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। So if in the oscillatory motion the amplitude is very small, that is microscopic, the motion of the body is said to be vibratory motion. तो ये जो amplitude है, amplitude मतलब mean position से extreme position का जो distance है उसको amplitude कहते हैं। तो when amplitude is very small, okay, so when amplitude is very small, then we say that this oscillatory motion is a vibratory motion. In that case, the oscillatory motion is known as vibratory motion. Is it clear to everyone? Clear है बालकों? Yes sir, yes sir. सो मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट मास ऑब्जेक्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। सो पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट ये कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम it covers distances much greater than its own size। मतलब जैसे हम कार का एग्जांपल लिए, यहाँ से नोएडा से आगरा जा रहे हैं, तो वो कार का जो डायमेंशन है उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में कार को हम लोग पॉइंट मास मान लेते हैं। सो एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। क्लियर? अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम लोग बोल रहे थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि अगर हम लोग 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो एक्स और वाई एक्सिस अगर हम लोग फिक्स कर ले डायरेक्शन, और यहाँ पे ओरिजिन पता चल गया और हम लोग टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब एक क्लॉक भी साथ में एक फिट कर दें यहाँ पे, तो ऐसे रेफरेंस को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। So it is convenient to choose a rectangular coordinate system consisting of 3 mutually perpendicular axes x, y and z. तो either you consider, तो अगर 3 डायमेंशन में हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये x, ये y और ये z कंसिडर करेंगे, या फिर कभी कभी तुम इसको x, इसको y और इसको z ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। हमेशा ध्यान ये रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं। अगर x इसको लिया है तो यही y होगा और यही z होगा। अगर इधर वाले राइट साइड वाले को x लिया है तो ऊपर y और इधर z होगा। ऊपर x लिया है तो ये y और ये z होगा। डिपेंड करता है, तुम किसी भी डायरेक्शन में x, y और z ले सकते हो। इवेंचुअली ज्यादातर तुम देखोगे कि XY प्लेन, XYZ ऐसे मानते हैं, Z जनरली ऊपर हम मानते हैं, और X और Y जो हमारा XY प्लेन नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको माना जाता है। बट कहीं कहीं पे you will find it this way as well. So the point of intersection of these 3 axes is called origin. तो जहां पे ये तीनों एक्सिस मीट करता है वो आपका पॉइंट हो जाएगा origin, जिसको जनरली हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट। जनरली सारे डिस्टेंसेस हम लोग किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं? रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। The coordinates x, y and z of an object describe the position of the object with respect to this coordinate system. To measure time we position a clock in this system as well. तो साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक क्लॉक भी लगा देते हैं इस सिस्टम के साथ। So this coordinate system along with a clock constitute a frame of reference. तो ये जो coordinate system है x, y, z axis के साथ along with a clock is called frame of reference.
Now, the frame of reference is a system of coordinate axes attached to an observer having a clock with him, with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration, etc. of a moving object. So frame of reference क्या हो गया? Basically, अगर definition देखो, is a system of coordinate axes. जैसे यहाँ x, y, z axis है, system of coordinate axes attached to an observer. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसके साथ लगा हुआ? ऑब्जर्वर के साथ लगा हुआ है. अगर ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, और उसके पास, ऑब्जर्वर के पास, देयर शुड बी अ क्लॉक विथ हिम एज वेल, सो दैट ही कैन मेजर टाइम. So with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration, velocity of a moving object. So such system of coordinate system along with the clock with the observer is called frame of reference. Now frame of reference can be of two types. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, दो तरीके का frame of reference होता है. एक inertial frame of reference है, दूसरा non inertial frame of reference है. Inertial frame of reference वो frame of reference है जो कि या तो stationary होता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है. और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स के सारे लॉज अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के जगह तुम नॉर्मल न्यूटन सेकेंड लॉ ये सब मान लो. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड ओनली ऑन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस is in which Newton's laws of motion does not hold good. क्लियर है? यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद एक्सेलरेट कर रहा होगा. हम लोग अभी लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि ऐसा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस पे कौन सा फोर्स एक साथ में लगता है? स्यूडो फोर्स लगता है, राइट? जिसमें जिधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं. ये हम लोग लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल में करते हैं. So for the motion of object on earth, the frame of reference attached to a person on earth is taken as inertial frame of reference. ठीक है. So जो ऐसा frame of reference which is attached to a person on earth is assumed to be an inertial frame of reference. तो हमारे सब practical purposes के लिए earth पे जो भी frame of reference attached है उसको हम inertial frame of reference बोलेंगे. Now one dimensional motion. So the motion of an object is said to be one dimensional motion if only one out of the three coordinates specifying the position of the object changes with respect to time. So one dimensional motion कब होगा? जब एक ही डायमेंशन चेंज कर रहा है. या तो x चेंज करेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, या y चेंज करेगा, या z चेंज करेगा. मतलब वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे. और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग प्लेस कर देते हैं अपना एक्सिस को. या तो एक्स एक्सिस को प्लेस कर दें, या वाई को कर दें, या जेड को कर दें, और उसके मोशन को फिर हम वन डायमेंशनल मोशन बोल देंगे. So in one dimensional motion the object moves along a straight line or a well defined straight path. Therefore one dimensional is sometimes called rectilinear or linear motion also. Two dimensional motion क्या हो गया? The motion of an object is said to be two dimensional motion if two out of the three coordinates specifying the position of the object change with respect to time. In such a motion the object moves in a plane. Two dimensional motion में plane में object move करेगा, और वो क्या मूव करेगा? कर्व में मूव करेगा, है ना? कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे, वो कर्व में भी मूव कर सकता है. स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकता है, कर्व में भी मूव कर सकता है. अब आ जाते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन पे. सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन if all the three coordinates specifying the position of the object change with respect to time. तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि बस एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, तो या तो x चेंज कर रहा है, या y चेंज कर रहा है, और z चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, या तो x और y चेंज करेगा, y और z चेंज करेगा, या x और z चेंज करेगा. डिपेंड करता है कि मोशन किस प्लेन में हो रहा है, xy प्लेन में, yz प्लेन में, या xz प्लेन में. तो अगर आप थ्री डायमेंशन को कंसिडर करो यहाँ पे, तो आपको ये बता दें कि अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो ये वाला जो प्लेन है, जो कि जैसे आप रूम में हो तो ये जो फर्श है
उसको आप एक्स वाई प्लेन ले सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो एक दीवार अगर आप कंसिडर करते हो साइड वाला, तो ये तुम्हारा एक्स जेड प्लेन हो गया, और सामने वाला दीवार अगर सामने तुम कंसिडर कर रहे हो तो ये तुम्हारा वाई जेड प्लेन हो गया। तो जहां बैठे हो सामने वाला वॉल देखो वो वाई जेड प्लेन हो गया, लेफ्ट वाला वॉल देखो वो एक्स जेड प्लेन हो गया, और नीचे जो फर्श है वो तुम्हारा एक्स वाई प्लेन हो गया। और जहां पे ये तीनों मीट कर रहे हैं, ये वाला एक्सेस, ये तुम्हारा रूम का जो कॉर्नर वाला जो साइड है वो तुम्हारा जेड एक्सिस हो, ठीक है। तो इस तरह से एक रूम में बेसिकली ये 3 डायमेंशनल प्लेन को तुम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो अगर बस एक प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में करे या वाई जेड प्लेन में करे या एक्स जेड प्लेन में करे, ऐसे मोशन को 2 डायमेंशनल बोलेंगे। अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। और तीसरा, अगर ये इसी में कर्व में मूव कर रहा है 3 डायमेंशनल, मान लो ये ऐसे स्टार्ट हुआ कुछ ऐसे गया, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड तीनों चेंज कर रहा है इस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बेसिकली 3 डायमेंशनल मोशन में बोलेंगे। So the path followed by an object during its motion is called trajectory. तो यहाँ पे जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये जो पाथ है उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में जो मूव कर रहा है ये इसका ट्रेजेक्ट्री हो गया, और यहाँ 3 डायमेंशन में ये वाला जो पाथ है उसको हम लोग ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। सो पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग देखें मोशन इन अ प्लेन में, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री लिखा जाता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है पैराबोलिक पाथ में, प्रोजेक्टाइल में, तो उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। Now to describe motion along a straight line, we can choose an axis, say x-axis, so that it can coincide with the path of the object. We then measure the position of the object with reference to a conveniently chosen origin, say O, as shown in the figure. So positions to the right of O are taken as positive and to the left of O are taken as negative. तो अगर 1 डायमेंशनल मोशन है तो उसको हम लोग x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता हुआ बोलेंगे। एक पॉइंट O तुम्हारा ओरिजिन हो गया, इसके राइट में पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव लेते हैं, जैसे कि नंबर लाइन में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। So motion in a straight line, the motion of a point object in a straight line is 1 dimensional motion. Mathematically, the position of the object in 1 dimensional motion can be expressed as a function of time. So x is a function of time. Position is a function of time. So thus to study 1 dimensional motion, we have to measure both the positions and the time at various instants, right? The origin of time axis can be shifted to any point on the time axis. Now the time measured after the origin of time axis is taken as positive, and the time measured before the origin of time axis is taken as negative. So basically before the time origin हम कभी consider करते नहीं है कि 5 मिनट पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, तो नेगेटिव वाले का ज्यादा सेंस बनता नहीं है। So negative time coordinate of a point on the time axis indicates that the object had reached that point at a time which was before the origin of the time axis. The time interval between 2 points on the time axis does not change due to shift in the origin of the time axis. तो टाइम इंटरवल कभी भी चेंज नहीं करेगा, ओरिजिन को तुम शिफ्ट भी कर दोगे, इंटरवल तो उतना ही होगा ना। मान लो 10 सेकेंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बीच में जो इंटरवल है वो कितना है, 10 सेकेंड का है। उसी तरह t इज इक्वल टू 12 सेकेंड से अगर हम स्टार्ट करते हैं और 22 सेकेंड तक बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो इंटरवल है वो तो 10 सेकेंड का ही होगा। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जो t2 माइनस t1 करके निकालते हैं। So वही चीज कह रहा है कि टाइम इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द टाइम एक्सिस डज नॉट चेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ इन द ओरिजिन ऑफ द टाइम एक्सिस। Origin of a position axis can be shifted to any point on the position axis. Origin कहीं पे भी shift कर सकते हैं, हमारे convenience के हिसाब से कहीं पे भी origin को हम रख सकते हैं। The distance measured to the right of the origin of position axis are taken as positive, and those measured to the left of the origin of the position axis are taken as negative. तो right मतलब हम लोग ये अभी बात कर भी रहे थे
ओरिजिन कहीं भी चूज कर लो, इसके राइट में हमेशा पॉजिटिव मेजर करेंगे और इसके लेफ्ट में हमेशा नेगेटिव मेजर करेंगे ना। इन केस ऑफ मोशन along a vertical line, say along y-axis, the distance measured above the origin of the position axis are taken positive, and those measured along the origin below the origin of the position axis are taken as negative. तो y-axis में जो origin के ऊपर होगा उसको हम positive लेते हैं और origin के नीचे वाले को negative लेते हैं. The distance between two locations on position axis does not change due to shift in the origin of position axis. तो वही बात है भाई, दो लोकेशन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, अगर हम स्ट्रेट लाइन में बात करें, यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू 10, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है. उसी तरह x इज इक्वल टू 12 से लेके 22 तक जाएंगे तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो 10 मीटर का ही है. तो वही चीज कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन डज नॉट चेंज. ठीक है, इट रिमेन्स द सेम. नाउ फिजिकल क्वांटिटीज हमने पहले भी किया है. देयर आर टू काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. वन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज एंड अदर इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज. सो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, and those physical quantities which have magnitude as well as direction are called vector quantities. So example scalar quantities के क्या होंगे? Mass, length, time, distance, है ना, speed, temperature, work, ये सारा scalars का example है. Scalars can be added, subtracted, multiplied and divided using ordinary laws of algebra. तो जैसे हम लोग algebra में addition, subtraction, multiplication, division करते हैं, स्केलर का भी वैसे ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा. स्केलर इज स्पेसिफाइड बाय मियर नंबर एंड यूनिट. तो अगर कोई स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, मान लो डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उसको हम लोग 10 मीटर लिखते हैं. तो एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जो कि उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और m जो है उसका यूनिट है. तो स्केलर इज स्पेसिफाइड बाय मियर नंबर एंड यूनिट, where number represents its magnitude. number उसके magnitude को बताता है और unit basically उसके कौन सा physical unit, physical measurement का जो quantity है वो कौन सा physical quantity है वो उस हमारा unit हमें बताएगा. So a scalar में भी positive और negative. scalar positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. अब आ जाते हैं vector quantities पे. So the physical quantities which have magnitude as well as direction are called vector quantities or vectors, जिसका magnitude भी होगा और direction भी होगा. Example इसका displacement है, vector है, acceleration है, force, torque, gravitational intensity, ये सारे vectors के examples हैं. Vectors cannot be added, subtracted or multiplied by ordinary laws of algebra. तो यहीं पे start होता है कि reason कि क्यों हम लोगों को vector algebra पढ़ना होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एल्जेब्रा यहाँ पे यूज नहीं होगा. तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? वेक्टर लॉ ऑफ एल्जेब्रा पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ये सीखते हैं. दो वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते. नाउ इट इज important to note that the division of vector by another vector is not a valid operation in vector algebra. So division of two vector quantities is not defined, not valid, because division of a vector by a direction is not possible. Now vector can be represented either by a single letter in boldface or by a single letter with an arrowhead on it. तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को या तो बोल्ड में, हम लोग बुक्स वगैरह में तुम देखोगे बोल्ड करके लिखा होता है, बट जनरली जो हम लोग यूज करते हैं जो अपने नोटेशंस, तो वहां पे ए के ऊपर ऐसे एरो, हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग एरो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बोल्ड फेस तो हम लोग कॉपी में लिख नहीं सकते, वो ओवर राइटिंग जैसा लगेगा. सो ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड. तो अगर ज्योमेट्रिकली इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन और साथ में एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं. ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होता है, ये लेंथ इसके मैग्नीट्यूड से प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर ये वेक्टर ए है तो अगर इसी डायरेक्शन में डबल लेंथ का एक वेक्टर बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा.
क्लियर है? ए का डबल लेंथ का अगर हम वेक्टर बना देते हैं तो 2a होता है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है? सो ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली a vector is represented by a straight line with an arrowhead, that is arrowed line. पाथ लेंथ, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा है और कुछ इस तरह का जिगजैग पाथ लेके पहुंचा, तो ये जो पाथ लेंथ मेजर कैसे करते हैं भाई? हम लोग एक धागा लेते हैं, थ्रेड लेते हैं और इसके अलोंग ऐसे बिछाते हुए चले जाते हैं और बाद में क्या करते हैं, ए और बी को ऐसे स्ट्रेच कर देंगे। स्ट्रेच करने के बाद हम देखेंगे कि भाई ए बी कितना कितना लेंथ का है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि पाथ लेंथ कितना है। सो द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इज गिवन टाइम, in a given time is the length of the actual path traversed by the object in the given time. Now the path length is the actual distance traveled. Path length, that is distance traveled, is a scalar quantity. ठीक है, path length क्या है? Scalar quantity, जिसको हम लोग distance से represent करते हैं। Displacement क्या है? Initial और final position के बीच का जो shortest distance होता है उसको displacement कहते हैं। मतलब ए बी को अगर स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये ए बी का अलोंग जो ये वेक्टर है इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी कहते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज इन गिवन टाइम is defined as the change in position of the object in a given time. It is the shortest distance between the two positions of the object in a given time and its direction is from initial to final position of the object during the given interval of time. So displacement is a vector quantity as it possesses both magnitude as well as direction. Displacement represent कैसे करते हैं? A से start होके B तक जाने वाला वेक्टर, ठीक है? So magnitude ए बी हो गया उसका लेंथ और डायरेक्शन ए से लेके बी के तरफ हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब जो है उसका जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई भी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव हम ज्यूम कर लेते हैं और उसके ऑपोजिट वाला जो डायरेक्शन है वो बेसिकली हमारा नेगेटिव डायरेक्शन हो जाता है। जीरो वेक्टर क्या हुआ? ऐसा वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है बट डायरेक्शन पॉसिबल। तो डायरेक्शन हम लोग डिफाइन जीरो वेक्टर का कर नहीं सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है उसका। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन। तो डिस्प्लेसमेंट तो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड ही नहीं करेगा ना। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ओरिजिन कहाँ पे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमेशा सेम है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल डज नॉट टेल द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड। सो डिस्प्लेसमेंट शेप ऑफ द पाथ तो बताता नहीं है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। So magnitude of displacement of a particle between two positions is the shortest distance between them. ठीक है? So दो पार्टिकल है, उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हम लोग बात भी कर रहे थे, ये यहाँ से यहाँ चला गया एक ऑब्जेक्ट, सो ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाता है। Now, the magnitude of displacement of a particle in a given time is less than the distance traveled by the particle in that time if the particle does not move along a straight line. So generally तुम ये कर लो कि भाई distance between any two point is always less and equal to, sorry, displacement is less and equal to distance. That is, distance is greater and equal to displacement. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा? जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। सो बेसिक डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में भी तुम लोग पढ़े हो। सो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इज डिस्प्लेसमेंट। ओके,
एक्चुअल पाथ इज डिस्टेंस. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. फिर the distance traveled by an object in a given time is never negative or zero but is always positive. ठीक है, डिस्टेंस जो है is never negative or zero but is always positive. Displacement can be positive, zero or negative. उसी तरह distance traveled in a given time is either equal to or greater than displacement but never less than displacement. तो जो डिस्टेंस होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, दोनों इक्वल, मतलब डिस्टेंस जो है कभी भी लेस नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से. So displacement of an object in a given time interval can be equal to or less than distance. So displacement is either equal to distance or less than the distance. The distance covered by an object between two positions can have any values depending upon the path followed. The displacement of an object between two positions has a unique value. दो पोजीशन अगर फिक्स्ड है तो उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स्ड ही होगा. The distance traveled by an object between two positions tells us the type of path followed, and the displacement of an object between two positions does not tell the type of path followed. अब स्पीड पे आते हैं. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन is defined as the ratio of total path length, that is actual distance covered, and the corresponding time taken by the object. So speed क्या है? Actual path length by time taken, मतलब distance travel by time taken is speed. There are three types of speed basically. है दो ही टाइप का. तो दो तरीके का स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? व्हेन object moves equal distances in equal interval of time, we say that the object is moving in a uniform speed, moving with a uniform speed. Similarly, when an object moves unequal distances in equal interval of time या equal distances in unequal interval of time, दोनों केस होगा, है ना. So उसको हम लोग वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं. सो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हर सेकंड तुम देखोगे, मान लो एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर ही मूव करता है एवरी सेकंड. हम हर सेकंड इसको मेजर करके देख रहे हैं कि भाई ये तो 5 मीटर ही मूव कर रहा है. तो ये क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और इसका यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. कुछ एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि एवरी सेकेंड हम देखें तो पहले सेकेंड 4 मीटर जा रहा था, दूसरे सेकेंड में 5 मीटर जा रहा था, तीसरे में 8 मीटर जा रहा है, चौथे में फिर 2 मीटर जा रहा है. तो यहाँ पे बेसिकली 4 से 5, 5 से 8, 8 से 2. So every second the path, the distance changes. Then we say कि this object is moving with a variable speed. Similarly कह रहा है कि अगर equal distance in unequal interval of time, मतलब पहला 5 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है, दूसरा 5 मीटर यहाँ पे 1.2 सेकंड लगा रहा है, तीसरा 5 मीटर 0.8 सेकंड ला रहा है. मतलब इक्वल डिस्टेंस बट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या वेरिएबल स्पीड है. उसी तरह अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक, तो उस केस में भी ये वेरिएबल स्पीड होता है. क्लियर है ये पॉइंट? यस सर. अब आ जाते हैं एवरेज स्पीड पे. एवरेज स्पीड क्या है भाई? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड. ओके, सो एवरेज स्पीड of an object is equal to total distance traveled by total time taken. So when an object is moving with a variable speed, then the average speed of the object is that constant speed with which the object covers the same distance in given time as it goes without while moving with variable speed during the given time. So average speed for given motion is defined as the ratio of total distance traveled by total time taken. ठीक है, तो उसको हम लोग एवरेज स्पीड कर लेते हैं. अब इसमें बहुत सारे केसेस हैं. पहला केस है कि अगर हमारे पास लेट्स से ये S1 स्पीड T1, S1 डिस्टेंस T1 टाइम में जा रहा है, S2 डिस्टेंस T2 टाइम में जा रहा है, S3 डिस्टेंस T3 टाइम में और S4 डिस्टेंस T4 टाइम में कवर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट.
सो एवरेज स्पीड v बार, v एवरेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3 plus t4. So average speed is equal to sum of all the distances traveled divided by total time taken. अब आपको दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से गई, s2 डिस्टेंस v2 स्पीड से गया, s3 डिस्टेंस v3 स्पीड से गया एंड सो ऑन. उस केस में क्या है, एवरेज स्पीड लिखेंगे. सो दिस इज सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर ईच डिस्टेंसेस. यहाँ देखो s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से गया, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड. सो ये क्या हो जाएगा, s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2 plus s3 by v3. So this is the time taken t1, t2, t3 and so on. इसको हम लोग t1 से, इसको t2 से, इसको t3 से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन ये हो गया, टोटल डिस्टेंस ये हो गया. तो एवरेज स्पीड जो अगर हमें निकालना होगा, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल s1 plus s2 plus s3 up to sn divided by total time taken s1 by v1 plus s2 by v2 plus s3 by v3 up to sn by vn. अब इसमें कुछ कुछ स्पेशल केसेस हैं. पहला स्पेशल केस, अगर s1 और s2 दोनों इक्वल है, मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इक्वल डिस्टेंसेस, राइट, सो इन दैट केस एवरेज स्पीड इज s1 plus s2 क्या हो गया, 2s हो गया, s1 plus s2, s1 s2 दोनों s के बराबर है, इक्वल है, राइट. तो s1 plus s2 क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, डिवाइडेड बाय t1 plus t2. t1 क्या है, s by v1 plus s2 by plus s by v2. सो ये यहाँ पे s और s कैंसिल हो गया, 2v1 v2 by v1 plus v2. ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड हो गई. सो इट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड. तो ये हार्मोनिक मीन है, 2v1 v2 by v1 plus v2 मतलब हार्मोनिक मीन. Now if a particle travels with speed v1 v2 v3 for t1, अभी अगर तीसरा केस ये है कि हमें ये पता है कि एक पार्टिकल v1 स्पीड से t1 टाइम तक मूव कर रहा है, v2 स्पीड से t2 टाइम तक मूव कर रहा है, v3 स्पीड से t3 टाइम तक मूव कर रहा है एंड सो ऑन. सो इस केस में बेसिकली तुम क्या करोगे, डिस्टेंस, इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू v1 इनटू t1, है ना. उसके अलावा डिस्टेंस s2 इज इक्वल टू v2 इंटू t2 और डिस्टेंस s3 इज इक्वल टू v3 इंटू t3. सो अगर टोटल डिस्टेंसेस करोगे, एवरेज स्पीड इज s1 plus s2 plus s3 and so on up to t1 plus t2 plus t3 up to so on. ठीक है, अप टू n. तो एवरेज स्पीड s1 क्या हो गया हमारा, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3, ऐसे चलता रहेगा vn tn डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड अप टू tn. तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया, तीसरा कंडीशन जहां पे v और t दे रखा है. अगर यही t1 प्लस t2 प्लस t3, ये t1 t2 t3 tn सब बराबर है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मूव कर रहा है डिफरेंट स्पीड से, तो उस केस में एवरेज स्पीड बेसिकली ये सब बराबर है, ये सब भी बराबर है. मान लो सारे t के बराबर है, तो ऊपर नीचे t कैंसिल हो जाएगा, तो एरिथमेटिक मीन आ गया ऑफ इंडिविजुअल स्पीड. So it means average speed is equal to arithmetic mean. यही तो होता है ना arithmetic mean. Sum of all the observation by total number of observation is arithmetic mean. ठीक है? Yes, sir.
सर मेरा एक डाउट था सर, इस चैप्टर से किस टाइप के न्यूमेरिकल्स टाइप आते हैं? लाइक मेरा कल स्कूल में टेस्ट है, तो फिर मैम ने कहा मोस्टली न्यूमेरिकल जिससे और वेक्टर एडिशन से आएंगे। तो सर इस चैप्टर से कैसे? नॉर्मल न्यूमेरिकल्स जो तुम्हारा कैलकुलस वाला होगा, यस मान सर। लो तुमको दिया होगा कि v इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t प्लस 4, तुमको ओके सर। बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, तो ये क्या करेंगे, dv बाई dt कर देंगे, है ना। तो यस dv सर। बाई dt इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो ये 4t प्लस 3 हो गया। यस सर। मान लो एक्सेलरेशन बोल रहा है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 डाल दोगे, 16 प्लस 3 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे निकल जाएगा। तो या तो ओके सर। कैलकुलस पे बेस्ड आता है ना, या फिर बेसिक जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाले हैं वो सब आते हैं जो 9th क्लास में किए। ओके सर। ठीक है, बाकी जो कैलकुलस मेथड से जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं वो देख के चले जाना, वो आएगा ही आएगा। ओके सर। चलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड से नाउ वील डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो इट विल टेक 4-5 क्लास, 4 क्लास के करीब लगेगा इसको खत्म करने में, तो वील डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।